ये अगर हम लोग पुराने लेक्चर की बात कर लेते हैं तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर का क्या सिग्निफिकेंस है, करंट के टर्म्स में हमने देखा था, देन हमने पावर के टर्म्स में भी देखा था और यूटिलाइजेशन के टर्म्स में भी देखा था कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन और पुअर यूटिलाइजेशन क्या मतलब है। देन टेक्निकली भी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई पूछ ले कि टेक्निकल डेफिनेशन क्या होती है पावर फैक्टर की, तो वो भी आप बता सकते हो कि रियल पावर कितना डिराइव कर रहे हो टोटल पावर डिमांडेड में से। फाइनली मैंने आपको कुछ चार करीब फॉर्मूले बताए थे जो कि चारों के चारों फॉर्मूले हमने डिराइव करे थे इस पावर ट्रायंगल से, जिसके ऊपर ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। और देन फाइनली मैंने आपको बताया था कि पावर फैक्टर जो होता है उसकी पर्टिकुलर रेंज के अंदर वो ऑपरेट करता है, और ये जो रेंज होती है यानी कि पावर फैक्टर की जो भी वैल्यू होती है वो ये सिग्निफाई करती है कि कितना परसेंटेज ऑफ एक्टिव पावर प्रेजेंट है टोटल पावर डिमांडेड में से। ये भी हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करा था बड़े आराम से। फाइनली मैंने आपको एक डीप नॉलेज दी थी, एक बहुत ही गहरा ज्ञान मैंने आपको दिया था। मैंने आपको बताया था कि भैया अगर हम विजुलाइज करने की कोशिश करें, अगर मैं आपको केवल पावर फैक्टर की वैल्यू बता दूं और आपसे पूछूं कि भैया इस समय वोल्टेज और करंट की वेव फॉर्म कैसी हो रही होगी, प्लस एस के बारे में क्या है, यानी कि जो तुम एपरेंट पावर मांग रहे हो उसमें से कितना पोर्शन एक्टिव है कितना रिएक्टिव है, तो ये सारी चीज़ें अगर तुम्हें केवल पावर फैक्टर पता है तो तुम ये सब चीज़ें कैसे विजुलाइज करोगे, इसके ऊपर हमने बड़ा बैठ के फुर्सत में चर्चा करी थी, ये सारी चीज़ें सीखी थी। नाउ इस लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं पावर फैक्टर के अपने डिस्कशन को, और मेरा नाम प्रांजल है और आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर, यानी कि दुनिया में कितने तरीके के पावर फैक्टर एग्जिस्ट करते हैं, या कह सकता हूं मैं कि कितनी कैटेगरी में हमने पावर फैक्टर को बांटा, यानी कि कितने तरीके के नाम आपको सुनने को मिलेंगे पावर फैक्टर के। तो जनरली अगर हम बात करें तो हमने पावर फैक्टर को टाइप्स ऑफ पावर फैक्टर की बात करें तो ये वैसा टाइप नहीं है जो जनरली हम लोग बात करते हैं, ये है कैटेगरी वाइज, यानी कि आपको इतने तरीके के नाम सुनने को मिल सकते हैं। कोई कह देगा लीडिंग पावर फैक्टर, कभी आप बुक में लिखा हुआ देखोगे लैगिंग है, कभी आप बुक में लिखा देखोगे यूनिटी पावर फैक्टर है। ये तो एक कैटेगरी हो गई। दूसरी कैटेगरी होती है जहां पावर फैक्टर को कहते हैं बढ़िया है, बेकार है और बहुत बेकार है, यानी गुड बैड और पुअर पावर फैक्टर की कैटेगरी। और तीसरी कैटेगरी जो पावर फैक्टर की होती है वो होती है पॉजिटिव और नेगेटिव पावर फैक्टर सिंपली। तो बेसिकली ये तीन कैटेगरी क्या मतलब होता है इन तीनों का, इसको हम इस लेक्चर के अंदर सीखेंगे। और अगर कहीं पे आपको लीडिंग पावर फैक्टर लिखा हुआ है या गुड पावर फैक्टर लिखा हुआ है या पॉजिटिव पावर फैक्टर लिखा हुआ है तो इन सब का क्या मतलब होता है ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पावर फैक्टर को बिल्कुल खून में उतार देंगे इस सीरीज़ के बाद। समझ में आ रहा है? तो आपके खून में उतर जाएगा पावर फैक्टर और सपने में भी पावर फैक्टर दिखाई देने लग जाएगा तुम्हें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी अगर आपको कहीं लिखा दिखता है लीड, लैग या यूनिटी कैटेगरी, इस कैटेगरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग जनरली जो पावर फैक्टर की बात करते हैं वो रिएक्टिव पावर के टर्म्स में बात करते हैं, यानी कि वोल्टेज और करंट के बारे में बात करते हैं। और यहाँ पे लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी से जो मतलब है वो बेसिकली मतलब होता है कि यहाँ पे आपका जो पावर फैक्टर है वो किस तरीके का बिहेव कर रहा है, वो ये बताता है कि लोड तुम्हारा इंडक्टिव है, कैपेसिटिव है या फिर रेजिस्टिव लोड है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लीडिंग पावर फैक्टर की, तो लीडिंग पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, देखो ये जो वर्ड लीडिंग होता है ना, मैंने तुम्हें पहले ही बताया, कभी भी अगर जैसे लीडिंग वीआर, लीडिंग रिएक्टिव पावर, तो जब भी लीडिंग शब्द का इस्तेमाल करा जाता है तो हमेशा वो करंट को डिनोट करने के लिए करा जाता है, करंट की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू द वोल्टेज, इसलिए हम लीडिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर लीडिंग पावर फैक्टर है इसका मतलब इस पर्टिकुलर लोड के अंदर करंट लीड कर रहा होगा वोल्टेज से, पहली बात बिल्कुल क्लियर हो गई। तो अगर कहीं लिखा है लीडिंग पावर फैक्टर तो वहां से आपको एकदम से दिमाग में फ्लैशेस आ जाने चाहिए, आपको एकदम से याद आ जाना चाहिए कि अच्छा लीडिंग पावर फैक्टर मतलब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, ऐसा लोड हमारा डिमांड है। ठीक नाउ ये कब होगा, तो इसको समझने के लिए लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी पावर फैक्टर को समझने के लिए मैंने जो लोड लिया है वो आरएलसी लोड लिया है, यानी कि ऐसा लोड जिसमें रेजिस्टेंस भी है, कुछ इंडक्टेंस भी है, कुछ कैपेसिटेंस भी है। तो पहला कैटेगरी है लीडिंग पावर फैक्टर, लीडिंग का मतलब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से। नाउ ये हम जानते हैं अगर जब भी करंट लीड करेगा वोल्टेज से तो इसका मतलब क्या हुआ, इस आरएलसी लोड में कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है कंपेयर टू इंडक्टिव और रेजिस्टिव इफेक्ट। यानी कि हम कह सकते हैं यहां से देख के अगर कहीं लिखा हुआ मुझे मिल जाए गलती से भी लीडिंग पावर फैक्टर, तो इसका मतलब यहां से दो मतलब निकाल सकते हैं। पहला मतलब करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से, और दूसरा मतलब कि उस सर्किट के अंदर, उस लोड के अंदर कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर रहा है। भैया कैपेसिटिव इफेक्ट जो है वो डोमिनेटिंग है। ठीक है, तो कैपेसिटी इफेक्ट तुम्हारा डोमिनेट कर रहा है कंपेयर टू द इंडक्टिव और रेजिस्टिव इफेक्ट। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई। नाउ इसी तरीके से अगर मान लेते हैं कभी तुम्हें किताब में गलती से तुमने पेज पलटो और लैगिंग पावर फैक्टर लिखा हुआ दिख जाए तो इससे क्या क्या मतलब निकाल सकते हो, क्या क्या डिकोड कर सकते हो मेरे शेरलॉक होम्स। तो हम निकाल सकते हैं, सबसे पहला मैसेज जो हम निकाल सकते हैं वो है करंट लैग करेगा वोल्टेज से। जैसे यहाँ पे लीडिंग है वैसे लैगिंग का मतलब होता है कि भैया पावर फैक्टर जो भी तुम पावर डिमांड कर रहे हो उसके अंदर जो वोल्टेज और करंट है उसमें करंट लैग कर रहा है। तो लैगिंग जब भी लिखा हुआ दिखे, चाहे वो पावर फैक्टर से पहले लिखा दिखे चाहे वो रिएक्टिव पावर से पहले लिखा हुआ दिखे, जब भी आपको लैगिंग दिखा है तो यानी कि समझ जाना करंट लैग कर रहा है, लीडिंग दिखे तो समझ जाना करंट लीड कर रहा है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे, इतनी बात क्लियर हो गई, इसमें किसी भी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड दो दो मैसेज है ना, तो एक मैसेज तो ये हो गया। दूसरा मैसेज क्या हुआ भैया,
करंट लैग कर रहा है वोल्टेज। इसका मतलब जो पूरा तुम्हारा आरएलसी सर्किट था, आरएलसी सर्किट, आरएलसी लोड ही तो लिया है, वो सर्किट लोड बात वही है, तो हमने आरएलसी लोड लिया हुआ है। तो बेसिकली आरएलसी लोड में इंडक्टिव इफेक्ट इस बार ज्यादा है कंपेयर टू द कैपेसिटिव और रेजिस्टिव इफेक्ट, यानी कि जो भी सर्किट तुम्हारा जो भी लोड तुमने लिया है उसके अंदर जो भी तुमने एलिमेंट यूज करें वहां पे मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी सी ज्यादा स्टोर हो रही है कंपेयर टू द हीट कितनी लॉस हो रही है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्टोर हो रही है, या फिर हम कह सकते हैं कि कितनी इंडक्टिव इफेक्ट जो है उस लोड के अंदर, आरएलसी लोड के अंदर इंडक्टर जो है वो थोड़ा सा तगड़ा साबित हो रहा है कंपेयर टू द कैपेसिटर और उसके अंदर लगा हुआ रेजिस्टर के मुकाबले। क्लियर हो गया यहाँ पे। सो लैगिंग पावर फैक्टर का सिंपल सा मतलब है करंट लैग कर रही वोल्टेज से, और इसका मतलब है कि जो तुम्हारा आरएलसी लोड है वहाँ इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। नाउ तीसरी कैटेगरी पे चलते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट कैटेगरी हो जाती है, यूनिटी पावर फैक्टर। ना यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ? यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब हो गया कि करंट जो है इन फेज है वोल्टेज के। पीछे अभी सीखा था ना, पुराने लेक्चर मैंने आपको बताया था कि यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब होता है भैया कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1। ना कॉस थीटा 1 का मतलब थीटा हो गया तुम्हारा 0 डिग्री। 0 डिग्री का मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में आ गए। क्लियर हो रहा है यहाँ पे? तो वही चीज है यहाँ पे। तो देखो ये जो मैं कर रहा हूँ ना, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने मेरी सीरीज देख रखी, टेक इनसाइड की सीरीज देखते चल रहे हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये सारे कनेक्शन एक दिन तुम भी ड्रॉ कर रहे होगे अपनी कॉपी पे, और मुझे लगता है अभी कर रहे होगे अगर लास्ट लेक्चर ध्यान से देखा है तो। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड, मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ भाई कनेक्ट करके चलो, पुराने तार को पिछले तारों से कनेक्ट करके चलो, तभी तो करंट दिमाग में फ्लो करेगा। अगर ओपन कनेक्शन रखोगे कभी लाइफ के अंदर कोई भी चीज याद नहीं रह पाएगी, क्योंकि इसीलिए कहता हूं मैं कनेक्शन बना के चलो। पुराने जो भी सीख रहे हो उसी से नया सीख के कनेक्शन बना सकते हो। तो खैर यहाँ पे वापस से आते हैं, तो यूनिटी पावर फैक्टर समझ में आ रहा होगा। सो अगर मैं कह रहा हूँ ये यूनिटी पावर फैक्टर, तो यूनिटी पावर फैक्टर का मतलब सिंपल सा है कि वोल्टेज और करंट सेम फेज में। नाउ अब वोल्टेज और करंट सेम फेज में कैसे हो सकते हैं? ये तब हो सकते हैं जब दो बातें हों। पहली बात, सिस्टम के अंदर अगर रेजिस्टेंस इफेक्ट डोमिनेट है, एक तो हमें ये बता रहा है कि सिस्टम के अंदर आरएलसी लोड अगर है तो आरएलसी लोड के अंदर क्या है, आर इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यानी कि रेजिस्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, यानी कि जो भी पावर तुम मांग रहा है लोड वो प्योरली केवल रेजिस्टेंस के लिए ही मांग रहा है, हीट डिसिपेट में जा रही है। तो हीट डिसिपेट में अगर सारी पावर जा रही है तो क्या भैया ये कैपेसिटर जो लगा रखा है तुमने और ये जो इंडक्टर लगाया हुआ है, ये दोनों भी, इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए क्या पावर नहीं ले रहा है, या कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के लिए पावर नहीं ले रहा है? तो भैया ये पावर ले रहे हैं पर ये सप्लाई से नहीं ले रहे, ये आपस में एक्सचेंज कर दे रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू कॉल्ड रेजोनेंस कंडीशन। ये अगर आप, मैं सर्किट भी जोड़ देता हूं, समझ रहे हैं, लिंक समझ में आ रहा है? तो रेजोनेंस में ऐसा होता है कि हम जानते हैं रेजोनेंस कंडीशन जो होती है उसके अंदर जो इंडक्टर और कैपेसिटर होते हैं वो एक दूसरे की कमी को पूरा कर देते हैं, तो उन्हें किसी भी भार वाले की जरूरत नहीं पड़ती और वो आपस में खुश रहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे हो रहा है। यानी कि अगर हम बात करते हैं यूनिटी पावर फैक्टर लोड की और उस यूनिटी पावर फैक्टर लोड में आर एल सी तीनों है, तो ऐसे केस में यूनिटी पावर फैक्टर कब मिलेगा? जब जो कैपेसिटर तुमने लगाया हुआ है वो उतनी ही पावर जनरेट कर रहा है जितनी इंडक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो ये दोनों आपस में अपना सुलटा लेंगे, अपना हिसाब किताब बैलेंस कर लेंगे, और फिर जो पावर तुम मांगोगे वो केवल इस रजिस्टर, बचे हुए इस बेचारे रजिस्टर के लिए मांगोगे। और इसीलिए जो पावर आएगी वो प्योरली एक्टिव पावर होगी, और प्योरली एक्टिव होगी तो इसका मतलब वोल्टेज और करंट सेम फेज में होंगे। सेम फेज में होंगे तो थीटा इक्वल टू 0 होगा, थीटा 0 होगा तो कॉस 0 इक्वल टू 1 होगा, इसीलिए इसे यूनिटी पावर फैक्टर नाम दिया गया है। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आई होप तीनों समझ में आ गए होंगे। तो लीडिंग पावर फैक्टर मतलब कैपेसिटिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, लैगिंग मतलब इंडक्टिव इफेक्ट डोमिनेट कर रहा है, और यूनिटी मतलब भाई केवल हम लोग एक्टिव पावर की डिमांड कर रहे हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे? आगे चलते हैं। नाउ दूसरी कैटेगरी थी भैया गुड बैड और पुअर, यानी कि गुड बॉयज, बैड बॉयज एंड पुअर बॉयज। तो इसके ऊपर जरा बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये कौन होते हैं? तो ये बेसिकली गुड बैड और पुअर का जो नाम सुनते हो ये रेंज के लिए होता है, पावर फैक्टर की रेंज को डिस्क्राइब करता है। नाउ रेंज मतलब अगर मैं पावर फैक्टर का स्पेक्ट्रम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का लाल नीला पीला जो देख रहे हो, ऐसा कुछ अगर स्पेक्ट्रम मैं ड्रॉ करूं तो पहला पॉइंट यानी कि जो बिल्कुल एक्सट्रीम जो पॉइंट होगा वो 1 हो गया, और लास्ट दूसरा जो एक्सट्रीम है वो 0 हो गया ना। इस रेंज में हम क्या कर सकते हैं, हम भैया ये डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया पॉइंट, ये एक्सट्रीम एंड हो गया एक तरफ का, दूसरा हो गया 0 एकदम एक्सट्रीम दूसरा एंड हो गया ना। बीच में हम लोग 0.9 0.8 ऐसे करके यहाँ पे बना सकते हैं। क्लियर हो गया? तो भाई 1 से लेके 0.9 इनके बीच का जो पावर फैक्टर होता है जनरली उसे हम लोग गुड पावर फैक्टर कहते हैं कि ये अच्छा बच्चा होता है। ठीक है? तो 1 से अगर 90% यानी कि 100 से लेकर 90% तुम अगर मार्क्स ला रहे हो तो तुम एक अच्छे बच्चे हो। क्लियर हो गया? तो गुड पावर फैक्टर इज लाइक गुड बॉय। क्लियर हो गया यहाँ पे? समझ में आ रही? दूसरी तरफ वहीं पे अगर हम बात करते हैं 0.9 से लेके 0.8, कभी कभी 0.75 को भी ले लेते हैं, पर ये मैं इसको बिल्कुल टाइट रख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे हम 0.9 से जस्ट 0.8 तक की ही बात करेंगे। क्लियर हो रहा है? लेकिन याद रखना कुछ किताबों में 0.7 भी ले लेते हैं, तो इसमें
गुस्सा मत हो जाना, ध्यान से समझना, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि हर बुक्स का अलग अलग कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होता है, तो हर ऐसी हर कंट्री का भी होता है भाई। अगर मान अब मैंने तो कह दिया कि 0.9 गुड पावर फैक्टर है भाई, अगर कहीं जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका या किसी अच्छी कंट्री में चले जाओगे तो 1 से लेके 0.98 तक को अच्छा कहते हैं, केवल 0.98 से नीचे फिसले तो कह देंगे बैड है। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। तो भाई हम लोग तो गरीब, मतलब गरीब लोग हैं, तो हम लोग इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको रेंज को टाइट नहीं करते हैं, हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा गैप दे के रखते हैं, जिससे कि हम लोग, क्योंकि भाई इंडिया में रह रहे हो, इंडिया में तो हर तरीके के आधे लोग बिजली फ्री में जला रहे हैं और हर तरीके के हीटर एसी चला रहे हैं, तो सरकार हमारी थोड़ा सा लीनियंट है और इसी को ही गुड पावर फैक्टर कह देती है कि चलो ठीक है 1 से लेके 0.9 तक को ही गुड कह देते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो क्योंकि हम लोग कमजोर हैं पढ़ाई में, तो इसीलिए हम लोग 90% भी अगर प्लस आया तो हम मानेंगे कि बच्चा हमारा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, तो 1 से लेके 0.9 इसके बीच का जो भी पावर फैक्टर है उसे हम लोग गुड पावर फैक्टर बोल देंगे। 0.9 से 0.8 इसे बैड पावर फैक्टर कहते हैं। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखना, 80% से 90% लाए तो बैड है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ पे। आई होप समझ में आ रहा होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे इतनी चीज क्लियर हो गई, ठीक है। तो भैया अब तक आपको समझ में आ गया होगा, सारी चीज़ें बिल्कुल मैंने क्लियर कर दी हैं। तो गुड पावर फैक्टर क्या होता है ये भी सीख लिया, बैड पावर फैक्टर क्या होता है ये भी समझ में आ गया। नाउ अब उसके बाद क्या करा हमने, इसकी और कैटेगरी डिवाइड नहीं करी, हमने सिंपल सा कह दिया कि भैया ये गुड है ये बैड है। देन उसके बाद हमने कह दिया पुअर पावर फैक्टर, यानी कि लास्ट में हमने क्या करा, लास्ट में जितना भी 0.8 से लेके 0 तक के बीच में जितनी भी कैटेगरी थी उन सबको हमने एक में डाल दिया और कह दिया ये हमारा पुअर पावर फैक्टर है। यानी कि अगर आप 0.8 से नीचे फिसले तो आपको पुअर पावर फैक्टर की कैटेगरी में डाल देंगे। नाउ ये कैटेगरी क्यों बनाई जा रही है, हमने क्यों गुड बैड और पुअर कैटेगरी बनाई, इसका आंसर अगले लेक्चर में बहुत जल्दी देखने को मिलेगा और इसके बड़े सीवियर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो केवल हम लोग जब स्कूल की बात करते हैं, केवल स्कूल में ही आपको बुरे ग्रेड के लिए पनिश नहीं किया जाता है, रियल लाइफ में भी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी अगर पावर फैक्टर आपका पुअर है या बैड ग्रेड में तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। उस पनिशमेंट का नाम है सरचार्ज। एक सस्पेंस बता दे रहा हूँ आपको, एक तरीके से एक सस्पेंस नहीं, क्लू दे रहा हूँ। सरचार्ज बहुत नाम सुना होगा आपने, एक्स्ट्रा सरचार्ज मिलता है पुअर पावर फैक्टर पे। तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर में। बहुत कुछ मिलेगा यार, जो बुक्स में तुम लोग पढ़ते हो ना उसमें से बहुत सारी चीज़ें हम लोग रियल लाइफ में वहाँ बुक्स में नहीं मिलती, वो सब चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। बस थोड़ा सा इंतजार करना, आने वाले लेक्चर्स में हम इन सब पे बात करेंगे। खैर, तो गुड पावर फैक्टर अगर बात करें तो भैया डोमेस्टिक लोड, यानी कि जिन लोडों की बात करते हैं, ये जो तुम्हारे घर का जो लोड है ना, डोमेस्टिक लोड, यानी कि तुम अपने घर की जो बत्ती जलाते हो वो लगभग लगभग हमारे गुड पावर फैक्टर की कैटेगरी में आता है। तो ये बधाई हो आपके लिए कि यानी कि आपका जो घर का लोड है वो गुड पावर फैक्टर की कैटेगरी में आता है। क्यों भाई, हमारे पास इतना, हमारी मशीनों में इतनी ताकत नहीं है, इतना बूता नहीं कि हम पावर फैक्टर, पावर सिस्टम का पावर फैक्टर को खराब कर सकें। क्लियर हो रहा है। तो यानी कि जो पावर फैक्टर की बात हो रही है, जो सिस्टम से पावर सप्लाई आ रही है उसके पावर फैक्टर को खराब करने के लिए हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, ठीक है। तो एक घर का लोड ऐसा नहीं कर सकता, इसीलिए डोमेस्टिक लोड को जो है वहाँ पे अच्छी कैटेगरी में डाला जाता है, क्योंकि छोटी छोटी मशीनें होती हैं, ठीक। क्लियर हो रहा है यहाँ पे। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बैड पावर फैक्टर, तो इसके अंदर आता है, ये इस कैटेगरी में आती है इंडस्ट्रियल लोड, क्योंकि भैया इंडस्ट्रीज जो होती हैं मेन तो वहीं से बिजली मतलब मेन तो वहीं से, वहीं पे रिक्वायरमेंट है बिजली की, हम लोग तो बस काम चला रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल लोड के अंदर हम बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल करते हैं, 3 फेज एसी मशीन्स बहुत बड़ी बड़ी यूज़ होती हैं। और स्पेशली एक मशीन का नाम लेना चाहूँगा, 3 फेज इंडक्शन मोटर। 3 फेज इंडक्शन मोटर आप जानते हो बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट की रिएक्टिव पावर ड्रॉ करती है जब वो ऑन होती है या नो लोड पे ऑपरेट करते हैं। तो ये सोच के देखो, इतनी ज़्यादा रिएक्टिव पावर, और इंडस्ट्री के अंदर केवल एक मशीन नहीं भैया, लाखों मशीनें चल रही होती हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, तो सब एक साथ 10 बजे ऑन हो जाती हैं। तो इसलिए इंडस्ट्रियल लोड जो होता है उसको हम लोग डालते हैं बैड पावर फैक्टर की कैटेगरी में। जनरली जो इंडस्ट्रियल लोड होता है वो 0.8 से लेकर 0.7 के बीच में एग्जिस्ट करता है। 0.8 है तो बैड है, 0.7 तक चला गया तो पुअर पावर फैक्टर में आ जाता है। इससे नीचे अगर जाओगे तो बहुत हैवी पेनाल्टी देनी पड़ती है। उन सब की चर्चा करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। खैर आगे चलते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा भैया गुड बैड और पुअर का क्या मतलब होता है और इस रेंज को हमने इस तरीके से क्यों बांटा है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं लास्ट कैटेगरी की, जिसके अंदर आते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव पावर फैक्टर। यानी कि अब इस कैटेगरी में केवल दो ही हैं, यानी कि पॉजिटिव है और नेगेटिव है ना। पॉजिटिव और नेगेटिव को समझने के लिए हमें याद करना पड़ेगा पावर ट्रायंगल का चार्ट। ये चार्ट आपको 4 क्वाड्रेंट का पुराने लेक्चर में हमने डिस्कस करा था ना। यहाँ पे इस चार्ट के अंदर अगर ध्यान से देखो तो 2 ऐसे क्वाड्रेंट थे जहाँ पे पावर फैक्टर पॉजिटिव था। वो कौन से चार्ट थे, वो सॉरी कौन से क्वाड्रेंट थे, तो एक तो पहला क्वाड्रेंट था जहाँ पे पावर फैक्टर पॉजिटिव था, और एक था चौथा क्वाड यानी कि 4th क्वाड्रेंट, ठीक है। तो यहाँ से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो मैंने आपको क्लियर करी थी कि पावर फैक्टर अगर फॉर्मूला भी देखो तो पावर फैक्टर इक्वल टू P/S होता है, यानी कि पावर फैक्टर की जो पोलैरिटी है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है P पे। तो भाई अगर P पॉजिटिव है तो देखो P पॉजिटिव है तो पावर फैक्टर पॉजिटिव रहेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ Q। देखो यहाँ पे Q पॉजिटिव है, यहाँ Q नेगेटिव है, पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पावर फैक्टर के अगर फॉर्मूले से भी देखोगे तो P/S होता है,
तो यहाँ से निकाल सकते हैं ना। यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव पावर फैक्टर का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव पावर फैक्टर है, इसका मतलब पावर भी पॉजिटिव है ना। पावर पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, पावर पॉजिटिव का मतलब होता था सोर्स से लोड जाएगी। तो देखो यही लिखा हुआ है पॉजिटिव पावर फैक्टर, अगर कहीं पे लिखा हुआ है पॉजिटिव पावर फैक्टर, यानी कि अगर कहीं लिखा है 0.8 pf ना, इसका क्या मतलब हुआ, ये भाई जब साइन नहीं लगा है तो इसका मतलब पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव साइन ये बता रहा है कि पावर जो हो रही है वो कितनी फ्लो हो रही है, वो कहाँ फ्लो हो रही है, तो एक्टिव पावर फ्लो हो रही है फ्रॉम सोर्स टू लोड। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, ये सब चीज़ें ना जल्दी किताबों में मिलती नहीं है और नेट पे भी हम क्वेश्चन ही नहीं उठा पाते हैं। यानी कि ये जो जो मैं लेक्चर तैयार करता हूँ ना, ये वो क्वेश्चंस हैं जो मैं अपने टाइम पे जब पढ़ता था तो उठाता था, पर इसका आंसर जल्दी नहीं मिलता था। आज के बच्चे तो मैं देखता हूँ क्वेश्चंस ही नहीं उठाते यार, मतलब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ, बच्चों के पास क्वेश्चंस ही नहीं है, उनको आपने जितना पढ़ा दिया उतना खा लिया, लेकिन वो कुछ नया क्वेश्चन उठा ही नहीं रहे हैं। उसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा है यार, या दूसरा रीजन हो सकता है कि हम इतना डीपली नहीं पढ़ा रहे हैं, टीचर, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों रीजंस हैं। अगर कोई टीचर इस लेक्चर को देख रहा है, हमारा मेन काम है कि हम यार क्वेश्चंस उठवा पाएं बच्चों के मन में। यानी कि मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि मैं इतनी डिटेल में जाके तुम्हें ये चीज़ें बता दूं कि तुम उसके बाद क्वेश्चंस खुद उठाने लग जाओगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये सारी स्लाइड बेसिकली वो सारे क्वेश्चंस हैं जो मेरे मन में आते हैं जब मैं पढ़ता हूँ पावर सिस्टम, पावर फैक्टर, यानी कि जो पावर सिस्टम की पूरी सीरीज जो मैं तैयार कर रहा हूँ, इवन जो मशीन मैंने अभी तक पढ़ाई है वो जब मैं आपके लिए तैयार करता हूँ तो उसमें मेरे मन में जो क्वेश्चंस आते हैं, यानी बुक पढ़ रहा हूँ, अब मैंने तुम्हारे लिए टॉपिक ढूंढा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर अगर मैं पढ़ाने चलूंगा ना तो एक लेक्चर सफिशिएंट है, लेकिन होता क्या है कि जब उसके नोट्स तैयार करता हूँ, स्क्रिप्ट तैयार करता हूँ, तो मेरे मन में क्वेश्चंस आते हैं कि यार ये क्यों होगा। तो मैं सोचता हूँ कि यार जब ये मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपके मन में भी आएगा, तो यहाँ पे वहीं से मैं इतनी सारी स्लाइड्स बनाता जाता हूँ। फिर मैं देखता हूँ यार ये तो 100 स्लाइड हो गई, तो ये एक लेक्चर में बना ही नहीं सकता। इसीलिए भाई मेरे लेक्चर जो होते हैं वो कई सीरीज में आ पाते हैं और सही भी रहता है, क्योंकि 25 मिनट रिटेंशन टाइम है, उससे ज़्यादा देर में पढ़ाऊंगा तो फिर आप लोगों को लेक्चर्स थोड़े से हैवी हो जाएंगे या फिर ऊपर से निकल जाएंगे। तो कोशिश रहती है शॉर्ट लेक्चर रखें और उसके अंदर थोड़ा डिटेल चर्चा करें, मज़ा आता है। ठीक है, आई होप अगर आपको लाइक अच्छा लग रहा है तो लाइक कर सकते हो यार। और अगर ऐसे ही क्वेश्चन, मतलब मेरे अगर लेक्चर्स, देखो एक मैं आप लोग एक चीज़ बता दूं, ये सारे लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट हैं और इसके आपको किसी भी तरीके के पैसे नहीं देने पड़ रहे हैं। तो एटलीस्ट आप, अगर आपकी क्या फीलिंग्स हैं लेक्चर को लेके, वो कमेंट सेक्शन बता दिया करो यार, अच्छा लगता है। वो एक तरीके का ये मान के चलो कि वो मेरी फीस हो जाती है। ठीक है, तो मैं बड़ी उम्मीद करूंगा कि आप जो इतनी मेहनत से मैं लेक्चर्स तैयार कर रहा हूँ आपके लिए, अगर आपको पसंद आ रहा है, यानी कि अगर ये लेक्चर्स आपके मन में क्रिएटिविटी जगा पा रहे हैं, एक क्वेश्चन उठाने की पावर ला पा रहे हैं, तो मैं सफल हो गया। समझ में आ रहा है। तो मेरा यही एक इकलौता मोटो है। क्लियर हो गया। खैर आगे चलते हैं। तो भैया अगर पॉजिटिव पावर फैक्टर है तो पॉजिटिव पावर फैक्टर केवल इतना बता रहा है कि पावर तुम्हारी सोर्स से लोड की तरफ जा रही है। क्लियर हो गया, यहाँ पे एक्टिव पावर फ्लो को दर्शा रहा है। वहीं पे अगर पावर फैक्टर नेगेटिव है तो पावर फैक्टर अगर नेगेटिव की चर्चा कर लें तो ऐसे दो क्वाड हैं, कौन कौन से, सेकंड क्वाड एंड थर्ड क्वाड, जहां पे पावर फैक्टर नेगेटिव हुआ है। और पावर फैक्टर नेगेटिव जो हुआ है सेकंड और थर्ड में, वो क्यों हुआ है, क्योंकि पी नेगेटिव है। क्लियर हो गया। तो पी नेगेटिव का मतलब लोड से सोर्स पावर जा रही। तो ये चीज यहाँ लिखी है कि नेगेटिव पावर फैक्टर क्या बताता है, यानी कि अगर कहीं देख रहा हूँ लिखा है 0.8 -0.8 पावर फैक्टर है, इसका मतलब जो तुम्हारी एक्टिव पावर है वो फ्लो हो रही है फ्रॉम लोड टू सोर्स। क्लियर हो गया। तो अगर आपके मन में कभी क्वेश्चन आया होगा कि पावर फैक्टर नेगेटिव का क्या मतलब होता है, तो नेगेटिव का पावर फैक्टर का मतलब है कि पावर लोड से सोर्स की तरफ फ्लो कर रही है, एक्टिव पावर। क्लियर हो गया। यहाँ पे रिएक्टिव की बात हमने नहीं करी है। क्लियर हो गया, सारी बात समझ में आ गई। नाउ अब तीनों कैटेगरी समझ में आ गई, अब आगे चलते हैं ना। अगर हम बात कर लें कि पावर फैक्टर की, हमने अभी तक पावर फैक्टर क्या होता है ये समझ लिया, देन उसके बाद मैंने आपको बताया कि पावर फैक्टर कितने तरीके का होता है, यानी कि 3 कैटेगरी बांट दी। ठीक है ना। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि यार इतना पावर फैक्टर की चर्चा क्यों, इतना हाइप क्यों है भाई, इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रहे हैं पावर फैक्टर की। तो जरा देखते हैं कि पावर फैक्टर की इंपॉर्टेंस क्या है। तो पावर फैक्टर ये क्या क्या चीजें अफेक्ट करता है, ये आपके कंडक्टर का साइज को अफेक्ट करता है, यानी कि जो कंडक्टर जिससे आपके घर में बिजली आ रही है वो कितना मोटा होगा, ये हमारा पावर फैक्टर डिसाइड करता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल, यानी कि तुम अपने घर का बिल कितना पे करोगे या इंडस्ट्रीज कितना बिल पे करेंगी, ये सारा का सारा कैलकुलेशन जो होता है पावर फैक्टर पे, अगेन एक बड़ा इंपॉर्टेंट मेजर रोल पावर फैक्टर प्ले करता है इलेक्ट्रिसिटी बिल में। वोल्टेज लेवल की कितने वोल्टेज, यानी कि हम सप्लाई कर रहे हैं 220 पर, रिसीविंग एंड पे कितना वोल्टेज पहुंच रहा है, ये भी पावर फैक्टर डिसाइड करता है। इकोनॉमिक्स, यानी कि पैसा ही यार सब कुछ है, तो इकोनॉमिक्स यानी कि जो हमारी इकोनॉमिकल सिस्टम है, यानी कि जो भी पावर सिस्टम है उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशंस हैं, यानी कि कितना पैसा पावर सिस्टम को पावर भेजने पे लगाना पड़ेगा, ये भी पावर फैक्टर डिसाइड करता है। देन फाइनली साइज ऑफ मशीन, यानी कि तुम अपने घर में जो मशीन यूज कर रहे हो वो कितनी बड़ी होगी,
ये भी पावर फैक्टर डिसाइड करता है। और इन सारी चीज़ों को कैसे डिसाइड करता है पावर फैक्टर, इनको सीखेंगे हम लोग अगले लेक्चर में। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगला वाला लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और बहुत ही डिटेल में मजा आने वाला है। आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से पावर फैक्टर जो होता है वो इन सारी चीज़ों को अफेक्ट करता है, ये हम सीखेंगे। तो अब तक हमने सीख लिया पावर फैक्टर क्या होता है, हमने सीखा कि कितने तरीके का होता है, यानी कि कितने तरीके की उसकी कैटेगरी या नाम है। नाउ फाइनली अब शुरू करेंगे हम लोग कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि पावर फैक्टर कैसे पूरे पावर सिस्टम को अफेक्ट करता है, इसको सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए अगेन वेरी वेरी थैंक यू। आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, जो जरूरतमंद है उन्हें यार शेयर करो यार, फ्री में अवेलेबल है।